मिनिस्टर तालियां बजा रहा है कि जी हमने ये मईशत महकमा ज़राअत भी उठा करके हमने फौज के हवाले कर दिए। पहले उनके बारे में कहा जाता था वो महकमा ज़राअत है, अब हकीकी मानों में महकमा ज़राअत भी उनके हवाले हो गया। भाई फिर कल महकमा आबपाशी भी कर दो, महकमा वाटर एंड पावर भी उनके हवाले कर दो। आपने अगर उनके जरिए हुकूमत चलानी है तो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको बिठा दो। तुम्हारे लिए तो डूबने और शर्म का मकाम है तो तुम सिविलियन सुप्रीमेसी की बात करते हो। तुम प्राइम मिनिस्टर हो और वहां तालियां बजा रहे हो कि जी हमने ये महकमा इनके हवाले कर दिया कि ये आप संभालेंगे। फिर बॉर्डर्स पे जजों को और वकीलों को और प्राइम मिनिस्टर को और कैबिनेट को भेज दो, जाएं बॉर्डर पे जाकर के अपने मुल्क की रखवाली। तो जनाब वो प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन ये किया कि महकमा ज़राअत उठा के उनको तश्तरी में रखी। उन्होंने कहा महकमा ज़राअत आपके ज़िम्मे। ये जो महकमा ज़राअत है यानी ये कि पाकिस्तान को आपने फलना फूलना है, इसने आगे लेकर जाना है, इसके कर्जे, इसकी इकॉनमी ये आपने चलानी है। आपने उठा कर इनको महकमा ज़राअत मतलब ये कि आपने उठा कर इसको डिफेंस वालों के हवाले कर दिया। तो फिर ऐसा करें आप कि वकीलों को, वज़ीर आज़म को, कैबिनेट को, इन सब को उठाकर आप सरहदों पे भेज दें, सरहदों की हिफाजत ये सब कर लें और सरहदों वालों को उठाकर आप पार्लियामेंट में भेज दें। तो आपको पता है कि वज़ीर आज़म नहीं भेजा करता, वो खुद ही आया करते हैं। जब आते हैं इसमें वज़ीर आज़म को सर ज़रूरत नहीं है। तो जनाब ये पहली बार हुआ है कि महकमा ज़राअत तश्तरी में रख कर महकमा ज़राअत वालों के हवाले किया गया। लेकिन अब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप उन पर डाल देंगे तो वो कहाँ तक कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। वैसे तो वो तमाम की तमाम रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने को तैयार हैं, कोई ऐसा मसले मसाइल नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए वज़ीर आज़म साहब को और हमारी जो हुकूमत है उसको कि कुछ काम जो है वो खुद भी कर लेना चाहिए। थोड़ा हाथ हमें भी हिला लेना चाहिए, हुकूमत को भी थोड़े हाथ पाँव हिलाकर जो है ये काम धाम करने चाहिए। सारी जिम्मेदारी अगर आप उन पर डालेंगे तो सर फिर देख लें हैं जी। इससे जब हम आगे निकलते हैं तो एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, असल में जो मैं आज आपसे बात करना चाहती थी कि हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं, कहते हैं कि आखिर हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए, ये तालीम का इतना फुकदान क्यों, इतना बहरान क्यों, हमारा तालीमी निज़ाम, कहाँ हमारे नौजवान रह गए भाई। उसमें जहाँ बहुत सारे फैक्टर्स हैं ना, वहाँ पर ऐसा है कि हम जिस वक्त तालीम के बारे में हमें सोचना चाहिए था, जिस वक्त हमारे हमसाया ममालिक में तालीम की बात की जा रही थी और एजुकेशन पर पॉलिसीज़ बनाई जा रही थी 50s से, अगर आप स्टार्ट कर लीजिए 50s में जिस वक्त वहाँ पर एजुकेशन की बात स्टार्ट हुई थी अभी, यानी कि ये सब अभी चल रहा था कि किस तरीके से मुल्क को आगे लेकर जाना है, इनके नौजवानों को पढ़ाना है। उस वक्त हम कुछ और पॉलिसीज़ बना रहे थे। 50-60 ईयर्स पहले भी तालीम और एजुकेशन हमारी तरजीह नहीं थी, हमारी प्रेफरेंस नहीं थी। यही वजह है कि आज हम एक ऐसी जगह पर बैठे हुए हैं कि जहाँ पर हमें ना कोई पूछने वाला और ना हम किसी को पूछने वाले। हम कैसे किसी को पूछ सकते हैं, मतलब हमारी इतनी वो होती है एजुकेशन हासिल करके हैसियत, तो हम किसी को पूछने वाले होते। लेकिन ये जो वीडियो जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ इस हवाले से कि जब नेहरू बांसुरी बजा रहा था तो दुनिया उस वक्त क्या कर रही थी। तो जब हम चैन की बांसुरी बजा रहे थे और हमारी जो सारी तवज्जो थी वो डिफेंस पर थी, हमारी सारी तवज्जो, वो वैसे भी देखें जब आपको वो आप गुफ्तगू सुनेंगे मैं बताऊंगी आपको किसकी गुफ्तगू है, और क्योंकि इसी पॉलिसीज़ के हवाले से तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं क्या बात कर रही थी। तो उसमें यह है कि जब सिक्योरिटी स्टेट एक है और उसमें बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं तो उसमें फिर तालीम जो है वो कहीं बहुत पीछे रह जाती है। क्या ये बात है, क्या हुकूमतों ने इसके ऊपर तवज्जो दी, ये भी तो देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले कि हम ये बात करें कि हमसाया मुल्क इतना आगे कैसे निकल गया और हम इतना पीछे कैसे रह गए, और जो बेस मैंने बताई है उस पर चलते हुए हम बात करें तालीमी उस पर, तो इससे पहले मैं आपको एक और ख़बर देना चाहूँ। एक और ख़बर ये है कि कुछ और तराने रिलीज़ कर दिए गए हैं। आपको पता है हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि कुछ मिली नगमे नहीं फ़ौजी तराने रिलीज़ हुए हैं, और आपको बल्कि मैंने वो सुनवाए भी थे और उसकी कुछ वर्डिंग भी बताई थी, जिसमें कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर पर एक गाना था और एक नगमा था, और एक नगमा DGI फैसल नसीर पर था और साहिर अली बग्गा ने उसको गाया था। अब एक और गाना, एक और सॉन्ग रिलीज़ कर दिया गया है। फ़ौजी तराना है, ये फ़ौजी मिली नगमा है या फ़ौजी नगमा है, और इसको भी मेरा ख्याल है कि साहिर अली बग्गा ने गाया है। लेकिन वैसे मुझे इसकी आवाज़ नहीं लग रही साहिर अली बग्गा की, मेरा ख्याल है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। तो पिछले गाने तो उनकी आवाज़ में थे। भी देख रही थी किसी जगह पर बात की जा रही थी और आया हुआ था कि जनरल बाजवा के बड़े वो फेवरेट थे, और एक जगह पर बल्कि जब वो क्रिकेट विकेट का कुछ भी होता है, कोई ऐसे होते हैं हमारे PSL या जो भी, तो उसमें वही आते हैं। तो अब हमें पता चला कि हमेशा वही क्यों आते थे। अच्छा, अब जो नए गाने हुए ना उसमें जो उसके लिरिक्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। मैं गा के तो सुना नहीं सकती, इसकी वजह ये है कि मेरी आवाज़
ना तो मेरी आवाज़ इस काबिल है और ना ही इसके गाने वही गा सकता है, वही चला सकता है, लेकिन हम खुद भी नहीं गा सकते। कैमरे के सामने तो बिल्कुल नहीं गा सकते। इसकी वजह यह है कि हमारे पास इस किस्म का कोई हुनर नहीं है मौजूद। तो मैं आपको उसके लिरिक्स बता देती हूँ। मैं लिरिक्स इसलिए बता रही हूँ कि लिरिक्स बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा अहम है, ज़रा सुनिएगा। आसिम मुनीर हाफिज़ ये मार खोर वाले, फैसल नसीर चीता सांपों को चीर डाले। मार खोर जिंदाबाद, मार खोर जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाइंदाबाद फौजी जवान। हैबत से मुंह छुपाए ये शरपसंद अनासिर, जब हो इलाज इनका भागें वतन से बाहर। इनके स्याह डाले कुछ यूं करे मुतासिर, वीगो डाले यहाँ पर, वो बोले स्याह डाले। इनके स्याह डाले कुछ यूं करे मुतासिर, इनमें करे सफ़र जो वो सीधी राह पाले। समझ गए आप? वीगो डाले में जो सफ़र करे वो सीधी राह पे आ जाता है, ये बताया जा रहा है। आसिम मुनीर हाफिज़ ये मार खोर वाले, फैसल नसीर चीता सांपों को चीर डाले। खुश हो रहा है भारत, सर वो हमसाया मुल्क का नाम ना है कि में हो सकता है, ये तो हो ही नहीं सकता। खुश हो रहा है भारत अंदर से चाल आई। अब ये जो है ना गाना, इस जगह पर वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी साहब को दिखाया गया। खुश हो रहा है भारत अंदर से चाल आई, पहले कभी ना आई नाम अपने फाल आई। हर आलमी उदू के भी मुँह में राल आई, ए मेरी कौम नाखुन तो होश के ज़रा ले। मारखोर वाले, मारखोर वाले, मुनीर हाफिज़ ये मारखोर वाले, फैसल नज़ीर चीता सांपों को चीर डाले। कैसे लगे आपको लिरिक्स? मैंने कहा था ना कि ये लिरिक्स सुनने वाले हैं, समझने वाले हैं, मैंने आपके सामने रख दिए। गाना मैं नहीं चला सकती। तो जनाब ज़रा आगे बढ़ते हैं और वो उस ख़बर पर आते हैं। और ख़बर जो मैंने आपसे बात की कि हम उस वक्त चैन की बांसुरी बजा रहे थे, जिस वक्त दूसरे कंट्रीज़ ये सोच रहे थे कि उन्होंने अपने जनरेशन्स को एजुकेशन देकर आगे कैसे लेकर जाना है। तो आइए आपको सुनाते हैं दो लोगों की बातचीत, लेकिन उसमें एक ही साहब बोल रहे हैं और उनका नाम है सलमान अकरम राजा। वो एक कमाल के वकील हैं और उन्होंने नवाज़ शरीफ का मुकदमा भी लड़ा था जिस वक्त पैनामा केस चल रहा था उस वक्त, और उसके बाद उन्होंने इमरान खान का मुकदमा भी लड़ा। तो पाकिस्तान के वन ऑफ द टॉप लॉयर हैं वो। ज़रा सुनिए कि वो हमारी एजुकेशन पॉलिसी के बारे में और हमारे मुल्क के जो तालीम के हालात हैं वो किस तरह यहाँ तक पहुँचे, उसके बारे में क्या कह रहे हैं। फैसले करें मुल्क के बड़े बड़े फैसले, वो तो हम जानते हैं कि मुल्क के मुफाद में क्या है। तो फिर आप वो ज़राए पैदा करते हैं और वो इंतज़ामात करते हैं जिनके ज़रिए जो लोगों की आवाज़ है उसको बाहर रखा जाए और जो आपने फ़ैसला कर लिया कि मुल्क की तरजीहात हैं उनके मुताबिक मुल्क को चलाया जाए। अब क्या कोई कह सकता है कि 50 की दिहाई में अगर पाकिस्तान सेंटो और सीएटो का मेंबर बना, जो कि अमेरिका के दिफाई एक तरह से आप कह लीजिए इंतज़ामात थे, एग्रीमेंट्स थी, तो वो अवाम की आवाज़ थी। किसी ने अवाम से पूछा था कि क्या हम अमेरिका के इत्तेहादी बन जाएं कोल्ड वॉर में जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ हो रही थी। और हमने तो बल्कि यहाँ तक कहा, हमारे उस वक्त के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर साहब ने, कि वी आर द मोस्ट एलाइड ऑफ द एलाइज ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और उनको बहुत उनकी आमद पे उनकी ज़ियाफ़तें हुई वाशिंगटन डीसी में। आज दिन तक हमें दिखाया जाता है कि वो जैकी कैनेडी के साथ वो रक्स कर रहे हैं और ये बताया जाता है कि पाकिस्तान की कितनी इज़्ज़त थी उस दौर में। इज़्ज़त इसलिए थी कि हमने अपने आप को उनका सबसे ताबे जो है इत्तेहादी करार दे दिया था। इसलिए हम आते जाते थे तो वो खड़े करके बच्चे बच्चियों को फूल फेंक देते थे ताकि इस मुल्क पे उनका गलबा रहे, वो कब्ज़ा रहे इस मुल्क पे। और हम उस पर आज इतराते हैं कि हमारी बड़ी इज़्ज़त थी, बड़ी हमारी वक़्त थी। तो ये फ़ैसले किसने किए? ये अवाम ने, जमहूर ने तो नहीं किए ये फ़ैसले। उसी दौर में अगर आप देखें तो हमारे पड़ोस में, आज हम फिर हवाला भी देते हैं कि इंडिया ने अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी चलाई। 50 की दिहाई में जब हम दिफाई नौइयत के मायदे कर रहे थे अमेरिका के साथ, इंडिया में जो मायदे हुए वो IITs के हवाले से हुए, इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 17 इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी 50 की दिहाई में अमेरिका के ताउन से इंडिया में कायम किए गए।
और आज उन्हीं IITs के जो फारिग तहसील तलबा हैं वो फॉर्चून 500 कंपनीज में से आधी कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं अमेरिका में। तो ये बुनियाद थी, ये हमने अपनी बुनियाद रखी दिफाई मायदों पर, उन्होंने अपनी बुनियाद रखी तालीमी मायदों पर। एक बुनियाद में जो आपने मवाद डाला वही बिल्कुल मुख्तलिफ था। हमने अपनी बुनियादों में बारूद भरा, उन्होंने शायद अपनी बुनियादों में तालीम भरी। तो ये ऐसे बुनियादी फैसले थे जो बहुत शुरू में ही हो गए, जिनका असर आज दिन तक आया है। तो हम जितना कुरेदते जाएं, मैं समझता हूँ जो मामला हमारे सामने आएगा वो यही आएगा कि तरजीहात का जो तयन हुआ वो अवाम की ज़रूरियात के मुताबिक नहीं हुआ। वो एक वजूदी ख़तरा जिसको हमने समझा वो कितना हकीकत में था और कितना नहीं था, इस पर बहस हो सकती है। लेकिन उस वजूदी एग्जिस्टेंशियल ख़तरे को हमने जवाज़ बनाकर बहुत से फ़ैसले ऐसे किए जिनकी वजह से हमारी तालीम भी पीछे रह गई, हमारी सेहत भी पीछे रह गई, और जो कुछ मशरक़ी पाकिस्तान में हुआ उसका भी ताल्लुक़ इन मामलात से है। और जो हमारी सियासत अंदरूनी हुई एक तरह से उस ज़माने में, अगर आप देखें जो अवामी तहरीकें थीं उनके बारे में ये कहा गया कि ये तो लेफ़्ट की तहरीकें हैं, इनका ताल्लुक़ तो सोवियत यूनियन से है, ये कम्युनिस्ट लोग हैं। आपको मैं दावत दूंगा कि आप पढ़ें 50 की दिहाई के हवाले से जो हमारी तारीख़ है, उससे बहुत सी बातें हमें आज के बारे में समझ में आती हैं। पिंडी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ, उस ज़माने में जिन लोगों को बंद किया गया, ट्रेड यूनियंस को, जिन अखबारात को बंद किया गया, सब पे ये इल्ज़ाम लगा कि ये जो बात करते हैं, अगर वो अवाम की बात करते थे, ये तो सुर्खे हैं, ये तो कम्युनिस्ट हैं। उठा उठा के लोगों को गायब किया गया। हसन नासिर कौन था, शायद आप लोग ना जानते हों। तो हमारी तारीख़ है जो खून आलूद भी है, जिसमें सन्नाटा भी है, जो आज हमारे लिए तारीख़ भी है। लेकिन जब तक हम उस तारीख़ को नहीं समझेंगे कि 50 की दिहाई में और पाकिस्तान बनने के फ़ौरन ही बाद, आप देखिए 1949 का कानून है प्रोडा, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स, क्या वो लॉ बनाया कि उनको किस तरह गिरफ्तार किया जाए, उस ज़माने का नैब ऑर्डिनेंस था ये। 1900